नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है नदी प्रवाह, नदी तंत्र। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि भाई नदी जहां से भी बहती है, जैसे मैंने बताया, हमने जब अमेजोन बेसिन की नदियां देखी थी तब हमने देखा था कि नदी जहाँ भी बहती है उसके उसका पानी वहीं पे नहीं रहता है। जैसे नदी यहाँ से बह रही है तो उसका पानी यहीं है नहीं रहेगा, इसका पानी जमीन के अंदर अंदर फैलेगा, कई दूर तक अंदर के अंदर फैलता रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे नदी का ड्रेनेज सिस्टम, है ना। और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है, इसके बारे में एक बात बताऊं मैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है, दोनों है। क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा कम है और रटने वाला पार्ट ज़्यादा है। क्योंकि तुम्हें रटना पड़ेगा इसमें नदियों के नाम, कहाँ से निकलती है, उसकी जो है सहायक नदी कौन सी है ना, वो सारी चीज़ तुम्हें रटनी पड़ेगी। लेकिन कंसेप्चुअल पार्ट में इसमें बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आएगा जो मैं स्टार्टिंग में समझा दूंगा। अब भाई बोरिंग है चाहे नहीं है, रटना तुम्हें पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी सीधा सीधा जाता है कि भाई ये नदियाँ कौन सी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, ये रिवर कहाँ से निकलती है, इस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ये बताओ, वो बताओ, ये बांध कौन सी नदी में बना हुआ है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। जो छोटी एग्जाम होती है उनमें तो इतना ज़्यादा पूछते हैं ना भाई, ये फालतू की चीज़ें कि तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब। लेकिन भाई फिर भी कुछ नहीं कर सकते, रटना तो पड़ेगा ही। तो कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे रटने वाली, उनको रटना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब ड्रेनेज किसको बोलता है कि किसी एरिया में रिवर का जो सिस्टम है, नदियों का जो तंत्र है, उसको ड्रेनेज हम बोलते हैं। तो कहीं से गंगा नदी निकल रही है, उसमें और भी कोई नदी आके मिल रही है, उसका पानी अंदर के अंदर फैल रहा है, तो उसको सारे को हम गंगा का ड्रेनेज बोलेंगे, है ना, ड्रेनेज, ठीक है। अच्छा, स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म ए मेन रिवर। तो क्या होता है कि देखो, एक मेन रिवर होती है, बड़ी रिवर, और उसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती है ना, और ये इसमें मिल जाती है, फिर ये मेन रिवर आगे बढ़ती रहती है। तो ये छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स है, ये आके जब मिलती है तो फिर एक बड़ी नदी बनती है, उसको हम मेन रिवर बोलते हैं। विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और सी और एन ओशन। तो जो मेन रिवर बनती है छोटी छोटी नदियां मिलने से, वो फिर खुद लास्ट में जाके कहाँ में मिल जाती है, या तो किसी झील में मिल जाती है वो, या फिर किसी समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, या फिर किसी ओशियन यानी कि महासागर में वो जाके मिल जाती है। जैसे गंगा नदी गिरती है किधर, बंगाल की खाड़ी में जाके, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी अरेबियन सी में गिरती है, जो इंडस है वो अरेबियन सी में गिरती है। तो ये सारी नदियां या तो महासागर में जाके गिरेगी, या फिर किसी झील में जाके गिरेगी, या फिर किसी सागर में जाके गिरेगी, ठीक है। द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। जब एक सिंगल रिवर हो, मतलब एक तो होता है कि बहुत सारी रिवर एक साथ मिल रही है ना, इधर से वो नदी, इधर से वो नदी, इधर से वो नदी आके मिल रही है, तो उसको तो हम ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रेनेज ऑफ दैट रिवर। बट एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया हुआ एरिया, ड्रेन का मतलब कि कहाँ तक वो पानी पहुंचा रही है। मैंने बताया ना, कोई भी नदी अगर बह रही है, मान लो ये नदी बह रही है, तो इसका पानी इतनी दूर में नहीं रहेगा जहां तक आपको ये बहती हुई दिख रही है, बल्कि इसका पानी जमीन के अंदर दूर दूर तक फैलता है, दूर दूर तक, बहुत ज्यादा दूर दूर तक। तो जितनी दूर तक इसका पानी जा रहा है ना, और वहां पे हरियाली है, उसको हम इसका ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे, इसका ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। और जितनी दूर तक ये नदी पानी पहुंचा रही है अंडरग्राउंड, उसको बोलेंगे कि इतनी दूर के एरिया को ये नदी ड्रेन कर रही है, ठीक है। हाँ, a closer observation on the map will indicate that any elevated area such as a mountain or upland separates two drainage basin such as upland is known as water divide। तो क्या बोल रहा है ये कि मान लो एक नदी, देखो एक नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, ये नदी यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से बह रही है, बीच में खड्डा है तो उसमें से नदी बह रही है, लेकिन बीच में क्या थोड़ा सा उठा हुआ है पहाड़। तो इसने क्या किया, इसने एक डिवाइड बना दिया कि इस नदी को और इस नदी को डिवाइड कर दिया। अब उठे हुए पहाड़ को पार करके पानी इधर उधर नहीं जा सकेगा ना, तो इसको वाटर डिवाइड बोल दिया। तो वाटर डिवाइड का काम कौन करते हैं, या तो कोई उठा हुआ हिस्सा या फिर कोई पहाड़ है, वो वाटर डिवाइड यानी कि जल विच्छेदक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं मित्रों, जल विच्छेदक का। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं भारत के ड्रेनेज सिस्टम की। तो जब भी ड्रेनेज सिस्टम का नाम तुम्हारे दिमाग में आए, सुनो कहीं पे भी कि भाई ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताओ, तो किसके बारे में पूछ रहा है वो आदमी, वो पूछ रहा है नदियों के बारे में। और वो नदियां कहाँ तक पानी अपना लेके जाती है, कहाँ कहाँ के हिस्से को वो ड्रेन करती है, उनके बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो देखो, पानी तुम कहीं भी डालते हो, अपने घर में भी पानी डालोगे ना, घर के फर्श पे पानी डालोगे, तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा। मकान बनाते टाइम पे हम उसका ढाल बनाते हैं जो फर्श का, ताकि पानी उस साइड में जाए।
तो उसी तरीके से नदियां भी ढाल के हिसाब से जाती है। अब ढाल किस पे डिपेंड करता है, नीचे के जमीन पे, वो किस साइड में झुकी हुई है। तो भारत की जो जमीन है उसके बहुत सारे फीचर्स है। रिलीफ किसको बोलते हैं, रिलीफ फीचर किसको बोलते हैं, धरातल के फीचर, धरातल मतलब जमीन के फीचर्स, यानी उसका ढाल किधर है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ क्या है, उसके हिसाब से पानी अपना रास्ता निकालता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बोल रहा है। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। तो भारत की जो नदियों को दो मेन मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक तो वो नदियां जो हिमालय से निकलती है, हिमालय हमने कल परसों देखा था, जो हमने मेजर भारत के जो हिस्से देखे थे, भारत को 3 4 5 पार्टों में डिवाइड किया गया, वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था पूरा। तो उसके हिसाब से एक तो वो नदियां जो हिमालय से निकलती है। अब हिमालय में आपको पता है भाई बर्फ जमी हुई है, खूब सारी बर्फ जमी हुई है, तो वहां पे बर्फ पिघलती रहती है थोड़ी थोड़ी, उनसे नदियां निकलती रहती है। हर साल वहां पे और बर्फ जमती है, हर साल पिघलती है, हर साल जमती है। तो ये वहां एक तरीके से वाटर की टंकी है वो हिमालय, जहां से वो नदियां निकल रही है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां। अब क्योंकि बर्फ परमानेंट जमी हुई रहती है हिमालय में, तो इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां पूरे साल बहती है, क्योंकि हिमालय की बर्फ कभी खत्म नहीं होगी, हर साल जमती है, थोड़ी थोड़ी पिघलती रहती है, तो वहां से निकलती रहेगी नदियां, तो वो टंकी परमानेंट है। और दूसरी होती है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मतलब होता है जो महाद्वीपीय भाग से निकलती है। मतलब देखो, कुछ समझ लो तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये है भारत, ठीक है, ये भारत है। तो यहाँ पे तो हिमालय है, तो हिमालय में बर्फ जमी हुई है, बर्फ पिघलती है, तो नदियां यहाँ से निकलती रहती है, बहुत सारी नदियां है ना, यूं यूं निकली यूं निकली, ये नदियां निकल निकल के हिमालय से आती है ना, और चलती रहती है पूरे साल भर। लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा, कौन से वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हिमालय तो है नहीं, यहाँ बर्फ भी नहीं जमती, क्योंकि यहाँ तो गर्मी पड़ती है। लेकिन पहाड़ यहाँ पे भी है, पहाड़ यहाँ पे भी है, विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सारे पहाड़ यहाँ पे भी है। अब पहाड़ों का सिस्टम क्या होता है कि पहाड़ों पे जब भी बारिश होगी ना, तो पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो या तो पानी ढल के नीचे आता है, ढल के नीचे आता है मतलब कि ऊपर कहीं भी तुम पानी डालोगे, ऊपर किसी चीज के जो ऊपर है, तो ढलान से पानी नीचे आएगा, ठीक है। तो उससे नदियां बन जाती है बारिश के टाइम पे। तो बारिश के टाइम पे नदियां, खूब पानी आता है नदियों में, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश होती है, पहाड़ों पे बारिश ज्यादा भी होती है। दूसरा, पहाड़ होते हैं मिट्टी के बने हुए, तो वो क्या करते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे रिसता है वो पानी उनमें से, तो वो नदियां थोड़े दिन वैसे भी चलती है। तो इन पहाड़ों की वजह से यहाँ पे नदियां बहती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बर्फ नहीं जमी हुई, तो आपको पता है कि अगर बारिश ठीक होगी तो नदी ठीक बहेगी, लेकिन बारिश अगर कम होगी तो हो सकता है नदी में पानी बहुत कम हो जाए, और बारिश एकदम ही नहीं होगी तो नदी में हो सकता है पानी खत्म भी हो जाए। तो ये जो नदियां है ना नीचे वाली, इनको बोलते हैं अपन पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां। और ये नदियां पूरे साल भर नहीं बहती है, ये बारिश पे डिपेंड होती है। लेकिन हिमालय की नदियां पूरे साल भर बहती है, क्योंकि वो बर्फ से निकलती है। बारिश का फर्क हिमालय की नदियों पे भी पड़ता है। अगर बारिश ज्यादा होगी तो हिमालय में जो नदियां वो और ज्यादा भयंकर रूप से बहने लग जाएगी, फिर बाढ़ आ जाएगी जगह जहां से बहती वहां पे। लेकिन अगर बारिश नहीं भी होगी तो भी वो बहती रहेगी, तो भी वो बहती रहेगी, धीरे बहलेगी लेकिन बहती रहेगी। ये थोड़ा सा मेरा स्क्रीन का सिस्टम थोड़ा बिगड़ रहा है, इसको मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने आज क्या ग्रीन पहन ली थोड़ी सी टी शर्ट, तो उस वजह से ये ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा। चेक करता हूँ हो जाए तो थोड़ा बहुत। ओके ठीक, हाँ मच बेटर। तो चलो, ये दो दो तरह की भारत में मेन नदियां होती है, कौन सी होती है, एक तो पेनिनसुलर रिवर्स होती है और एक हिमालयन रिवर होती है। तुम समझ गए, हिमालयन रिवर जो होती है वो हमेशा बहती है पूरी साल भर। तो पूरी साल भर जो नदियां बहती है उनको बोलते हैं हम पेरेनियल रिवर्स। क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स। Apart from originating from the two major physiographical regions of India, the Himalayan and Peninsular rivers are different from each other in many ways. तो बोला कि साहब अलग अलग भारत के क्षेत्रों से निकलने के बावजूद भी जो हिमालय की रिवर है और जो पेनिनसुलर रिवर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किस कारण से डिफरेंट है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो वर्ष भर बहती है, उनमें पानी हमेशा आता है, क्योंकि बर्फ तो हमेशा रहेगी और बर्फ पिघलती रहेगी, और बर्फ पिघलती रहेगी तो पानी भी आता रहेगा, तो उनको पेरेनियल रिवर बोला जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, कि उनमें पूरे साल उन नदियों में पानी रहता है, वो सूखती नहीं है, कभी भी थोड़ा रहेगा ज्यादा रहेगा लेकिन पानी हमेशा रहेगा। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain। तो क्या बोल रहा है कि ये जो रिवर है जो हिमालय से निकलती है, इनको बारिश से भी पानी मिलता है और इनको हिमालय की बर्फ जो पिघलती है उससे भी पानी मिलता रहता है। तो इनके पास दो सोर्स है पानी के। जैसे बोलते हैं ना कि आपको हमेशा अपने इनकम के 2 या 3 सोर्स रखने चाहिए, कि एक सोर्स बंद हो जाए, एक सोर्स से इनकम बंद हो जाए तो दूसरे से इनकम आती रहे। उसी तरीके से हिमालय की रिवर का सिस्टम है कि उनकी अगर बारिश से पानी बंद हो जाएगा तो बर्फ पिघलने से पानी आता रहेगा। लेकिन पेनिनसुलर रिवर के पास में ये आनंद नहीं है, उनका पानी अगर बंद हुआ बारिश से तो फिर उनको पानी नहीं मिलेगा और वो सूख जाएगी। समझ रहे हो, हाँ।
The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. तो मेजर हिमालय रिवर में दो मेजर हिमालय रिवर कौन सी, एक तो इंडस है और एक ब्रह्मपुत्र है। कौन सी? इंडस और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और इंडस, नीचे देखोगे अगर मैप दिया हुआ, मैप में बताया हुआ भी है, देखो यहाँ पे कुछ मैप मिलेगा, ये रहा। तो इंडस नदी देखो यहाँ से निकलती है, यूं निकलती है मेरा, तो आप देख पा रहे हो कहीं इसको, हाँ यहाँ से निकलती है, इसको रेड कर लूँगा मैं, ठीक है फिर चलो, ये ब्लू दिख रहा है, ये इंडस नदी यहाँ से निकलती है, यूँ 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 जाती है ये, है ना। तो ये तो जाती है इस साइड में, किस साइड में? वेस्टर्न साइड में। और ब्रह्मपुत्र निकलती है यहाँ से, चीन से, तिब्बत से, इसको पहले सांगपो बोलते हैं, और फिर ये आगे जाती है, यूँ घूमती है, दिहांग नदी मिल जाती है इसमें, फिर यहाँ घूमती है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ये दोनों देखो निकल एक जगह से रही है, यहाँ से इंडस निकल रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, तो दोनों हिमालय से निकल रही है, लेकिन एक उधर जा रही है और एक इधर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये ढलान पे निर्भर करता है ना, कि कहाँ की ढलान कैसी है। इधर जो है तिब्बत का पठार है, तो पठार की ढलान इधर है तो वो इधर बह जाती है, इधर जो है इधर की ढलान इसको इधर मिलती है, तो ये इधर कश्मीर में से ऊपर से निकल के, लद्दाख में से निकल के, कश्मीर में से निकल के और आगे चली जाती है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये मेजर रिवर्स है जो कि हिमालयन सिस्टम से निकलती है। कौन कौन सी? इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। अच्छा जी, अभी देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा था कि टू मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो हमने देखा ना, जो हिमालय के उत्तर से ये निकलती है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग अ गोर्ज, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। तो इन्होंने पहाड़ों को काटा इस तरीके से, देखो ये पहाड़ है पूरा ऊपर, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, मुझे एक मिनट देना, क्योंकि रेड ठीक से दिखता है। ड्रॉ, ये पेन, पेन ये रहा रेड कलर में, ठीक है। एनोट, एनोट में पेन का मैं रेड कलर कर लूँ, ओके ठीक है। व्यू, तो देखो ये पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ऊंचा पहाड़ है, इधर वाला पहाड़ भी ऊंचा पहाड़ है, और बीच में से ये नदी निकल रही है ना, बीच में से नदी निकल रही है। तो इस नदी ने, ये पहाड़ क्या हमेशा से ऐसा था क्या? पहाड़ ऐसा ही बना था क्या? नहीं, पहाड़ पहले पूरा था, ये ऊपर तक मिला हुआ था, तो नदी ऊपर से निकलती थी, तो नदी ने निकलते निकलते इसको काटा, इतना काटा, फिर इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा, काटते काटते इतना खड्डा कर दिया। तो नदियों ने काटा है पहाड़ों को, और काट के ये जो ये चीज बन जाती है, इसको बोलते हैं गोर्ज, गोर्ज बना लिया उन्होंने, उस गोर्ज में से निकलती है नदी, है ना, गोर्ज, घाटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें से घाटी नहीं बोलते गोर्ज को, गोर्ज को क्या बोलते हैं देखो हिंदी में, एकदम बढ़िया हिंदी बताओ, घाटी को तो वैली बोलते हैं, गोर्ज को क्या बोलते हैं अपन? अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा, सॉरी। GORG, मैं एक बार बताता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे, एग्जैक्ट हिंदी वालों के लिए भी शब्द होना चाहिए। GORG, कंठ, कंठ बोल रहा है, रोक बोल रहा है, रुकावट बोल रहा है, पर्वत के बीच संकुचित मार्ग, कोई एक चीज नहीं आ रही इसकी, हलक ठूस कर खाना, गूगल ट्रांसलेट तो पता नहीं क्या क्या ट्रांसलेशन दे रहा। तो इसको गोर्ज बोलते हैं, आपको दिख रहा है नहीं, है ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो गोर्ज लिख देना यार, हिंदी में भी गोर्ज लिख देना, क्या दिक्कत है। They perform intensive erosional activities in their upper course and carry huge loads of silt and sand. तो क्या होता है जब ऊपर से नदी आती है ना, तो क्योंकि ऊपर ढलान बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ के, तो वो एकदम फुल स्पीड में आती है, और जितनी फुल स्पीड में नदी आएगी उतना ज़्यादा काटेगी पहाड़ को, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, यानी बहुत भयंकर रूप से पहाड़ को काट देती है, और अपने साथ में पत्थर, मिट्टी, ये सब चीज़ें बहा बहा के नीचे लेके आती है ना, सिल्ट और सैंड। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मिएंडर। फिर जब देखो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से नदी आ रही है तो फुल स्पीड में आएगी, क्योंकि ये ऊंचा है ना। मतलब यहाँ पे देखता हूँ ना मैं, यहाँ पे मैं कलर बदल सकता हूँ तो अच्छा खासा दिख सकता है आप। ये पहाड़ है भाई साहब, है ना। अब पहाड़ पे यहाँ से नदी निकल के आ रही है, ठीक है, यहाँ से नदी नीचे आ रही है, तो एकदम फुल स्पीड में आएगी, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है तो स्पीड बढ़ जाएगी। आप भी कभी ढलान पे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी भागती है, साइकिल भगाई होगी कभी, ढलान पे पेडल मारते हो और स्पीड बढ़ती है ना। लेकिन फिर समतल जमीन आ जाएगी तो फिर क्या होगा, स्पीड धीरे हो जाएगी भाई साहब, है ना। और धीरे होगी स्पीड तो जल्दी जो सीधी चलती है साइकिल, आपने देखा होगा साइकिल फुल स्पीड में चलाओगे तो स्टीयरिंग एकदम सीधा रखना होता है, लेकिन जब एकदम एकदम धीरे धीरे रोक रोक के चला रहे तो स्टीयरिंग ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए। तो जब स्पीड नदी की भी कम हो जाएगी, नदी बैलेंस बनाने के लिए ऐसे ऐसे होगी, तो इसको बोलते हैं मिएंडर। मिएंडर हम ऑलरेडी देख चुके क्यों बनते हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरीके से बनती है। तो जहाँ पे स्पीड तेज है वहाँ पे तो बहुत सारा मिट्टी मिट्टी को खिसका लाएगी, लेकिन जहाँ धीरे हो जाएगी स्पीड तो फिर क्या होगा, जैसे पहाड़ से नीचे उतरेगी तो यहाँ पे इकट्ठा कर देगी इसको, इसको यहाँ पे इकट्ठा कर देगी, क्या, मिट्टी को इकट्ठा कर देगी, है ना। किसको, मिट्टी को, और जो भी कचरा ला रही है उसको यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। तो इससे एक एक, एक चिड़ी के पंजे की टाइप की कोई एक आकृति बनेगी, है ना, समझ रहे हो। नीचे जब जाती है जमीन पे तो मिएंडर बनाती है, ऑक्सबो लेक बनाती है, और अलग डिपोजिशनल फीचर बनाती है फ्लड प्लेन में, कौन, नदी। और ये हम ऑलरेडी देख चुके, इसके लिए एक अलग से चैप्टर था, उसमें हमने सारे देखे थे।
मेंढर भी देखे थे, ऑक्सबो लेक भी देखा था, तो वापस मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे जाके देख लेना मित्रों। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर नीचे जो प्रायद्वीप या पठार की नदियां हैं वो सीजनल है। सीजनल नदी किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा था, एक तो पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब होता है कि जो वर्ष भर बहती है, कभी भी उसमें पानी खत्म नहीं होता। सीजनल का मतलब कि बारिश का सीजन होगा तब तो उसमें पानी आएगा, बारिश का सीजन नहीं होगा तो कोई पानी नहीं आएगा, नदी सूखी भी रहेगी। तो वही लिख रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल, यानी कि वर्षा पे डिपेंडेंट है। बारिश होगी पानी आ जाएगा, बारिश नहीं होगी पानी नहीं आएगा। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, उस सीजन के दौरान जब बारिश नहीं होती, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। तो क्या होता है भाई साहब, जब बारिश नहीं होती तो उस टाइम पे जब लार्ज रिवर, जो बड़ी बड़ी वो है ना नदियां, जैसे गंगा जैसी नदी बड़ी बड़ी, उनमें भी पानी कम हो जाता है बारिश नहीं होने की वजह से। क्योंकि बारिश होगी, एक बात बताओ मुझे, एक तो बर्फ से पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश का पानी और मिल रहा है खूब सारा, तो भाई खूब पानी आएगा ना, सही सीधी सी बात है। लेकिन मान लो बारिश का पानी बंद हो गया तो बर्फ का पानी तो जितना है उतना ही रहेगा, तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा उसमें, है ना। तो ये बोल रहा है द पेनिनसुलर रिवर हैड शॉर्टर एंड सेलोअर कोर्स कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट। तो क्योंकि पेनिनसुलर रिवर जो है ना, जो प्रायद्वीपीय भाग से निकलती है, जो हिमालय से नहीं निकलती नदी, उनमें पानी कम होता है। अब जितना ज़्यादा पानी होगा उतना आगे तक जाएगा, पानी कम होगा तो आगे तक नहीं जाएगा। और उनके समुद्र भी पास पड़ता है। अब एक तो हिमालय से नदी चल रही है तो उसके समुद्र, अरेबियन सी उधर है, बे ऑफ बंगाल उधर है। लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू आप देखोगे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, तो इसके तो इस साइड भी समुद्र है, इस साइड भी समुद्र। कोई नदी यहाँ चालू हुई तो यहाँ मिल गई, यहाँ चालू हुई यहाँ मिल गई। लेकिन हिमालय वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर देखो, ये हिमालय है, यहाँ से निकल रही है, फिर ऐसे आएगी ऐसे आएगी ऐसे आएगी, ऐसे घूमेगी घूमेगी घूमेगी, यहाँ जाएगी। इतना लंबा चलना पड़ा उसको। इंडस भी चलेगी तो यहाँ से चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे पाकिस्तान से निकलेगी, फिर यहाँ गिरेगी। इतना लंबा चलना पड़ा। तो पेनिनसुलर रिवर जो है उनका कोर्स छोटा होता है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया? पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड सेलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालय काउंटर पार्ट। तो उनकी लंबाई भी कम होती है और उनकी गहराई भी कम होती है, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता। और हिमालय वाली नदियों में खूब पानी होता है, तो वो एकदम काट के एकदम गहरी होती जाती है, और काटती रहती है पहाड़ को, और गहरी होती जाती है। अच्छा जी, हाँ। However, some of them originate in the central highland and flow towards the west। तो कुछ जो नदियां है ना बीच वाली, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू की है, देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि भारत में अगर नदियों को तुम देखोगे ना, तो नदियां देखो इस साइड ज्यादा जाएगी। कौन सी साइड? इस साइड ज्यादा जाती दिखेगी तुमको, ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में, इधर इधर ज्यादा जाएगी नदियां। इधर बहुत कम नदी जाती है, बहुत कम, है ना। तो कुछ ही नदी ऐसी है पेनिनसुलर प्लेटू की जो इधर जाती है, जैसे एक तो नर्मदा है और एक तापी है। इसके अलावा सारी नदियां तुम देखोगे तो इधर ही जा रही है, ईस्ट में जा रही है, इधर ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में बहुत कम जाती है ना। तो कुछ नदियां जाती है, कौन सी? नर्मदा और तापी। कहाँ जाती है? ये ईस्ट में जाती है, अरेबियन सी में जाकर गिरती है। बाकी बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्यों? क्योंकि भारत का झुकाव इस साइड में है, इस साइड में भारत का झुकाव, ईस्ट साइड में भारत इस तरीके से झुका हुआ, थोड़ा इस तरीके से ईस्ट में। तो फिर ये वाली नदी इधर क्यों जा रही है? क्योंकि इन दोनों, ये वाली नदी है ना नर्मदा और तापी, इनका क्या सिस्टम है कि ये मान लो ये नदी जा रही है तो इसके इधर भी पहाड़ है, इसके इधर भी पहाड़ है। तो उस पहाड़ ने एक रास्ता बना दिया कि भाई तू इधर से उधर नहीं जा सकती, तुझे इधर जाना होगा। एक तरीके से उसकी एक रोड बन गई, हाईवे बन गया, है ना। इस वजह से जाती है ये। बाकी नदियां सारी किधर जाती है? बाकी नदियां सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है। किस में जाती है मित्रों? बे ऑफ बंगाल में। ओके, अब हिमालयन रिवर को पढ़ते हैं। हमने देख लिया कि भाई दो टाइप के मेन रिवर होते हैं, एक तो हिमालयन रिवर होती है, दूसरी जो होती है वो होती है पेनिनसुलर रिवर। और ये भी हमने देख लिया कि हिमालयन रिवर में ज़्यादा पानी होता है, हिमालयन रिवर ज़्यादा लंबी चलती है, हिमालयन रिवर ज़्यादा गहरी होती है और वो हमेशा चलती रहती है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर कभी होता है कि बारिश के टाइम पे ठीक पानी होता है, बारिश ना होगी तो पानी कम हो जाएगा और वो लंबी नहीं चलती। ये सब देख लिया। अब हम हिमालयन रिवर यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम पढ़ेंगे और उनकी जो सहायक नदियाँ उनके नाम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं सहायक नदियों को इंग्लिश में, ट्रिब्यूटरीज, है ना। द मेजर हिमालय रिवर आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। भारत से निकलने वाली तीन मेन हिमालय वाली रिवर है। हिमालय से और भी नदियां निकलती होगी लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, अगर वो हमारे देश में नहीं आ रही। हमारे देश में जो आएगी हमें उनसे मतलब है। तो मेन जो नदी निकलती है हिमालय से वह है इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ये रिवर जो है बहुत बड़ी बड़ी है और इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, यानी सहायक नदियां मिलती है। सहायक नदी का मतलब एक तो मेन नदी जो सबसे बड़ी होगी और उससे छोटी कोई होगी वो उसमें आके मिल रही है तो उसको हम सहायक नदी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहायक नदी, ठीक है। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो एक रिवर को तो हम रिवर बोलेंगे लेकिन बहुत सारी नदियां उसमें मिल रही है और पानी बढ़ रहा है तो उसको हम रिवर सिस्टम बोल देंगे कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम है कि फलानी नदी फलानी जगह से निकलती है, फिर इस नदी में जाके मिल जाती है, फिर ये नदी आगे जाती है। जैसे यमुना जो है वो यमुना राजस्थान से, जो ये चंबल नदी जो है, चंबल नदी जाके यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना नदी जाके मिल जाती है गंगा नदी में। तो इस तरीके से भाई साहब सिस्टम चलता रहता है ना। रिवर का सिस्टम बन जाता है पूरा, ये समझ रहे हो? हाँ।
तो अब हम एक एक जो बड़ी नदियां हैं उनमें से एक एक का सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 3 भारत में बड़ी नदी है जो हिमालय से निकलती है, एक तो इंडस सिंधु नदी, दूसरा गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। सिस्टम पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम ना सिर्फ इंडस नदी के बारे में पढ़ेंगे, कहां से निकलती कहां से नहीं निकलती, बल्कि उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें आके मिलती है। क्योंकि एक रिवर को तो रिवर बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी रिवर आपस में मिलती है, उसको हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, केवल इंडस रिवर के बारे में नहीं पढ़ने वाले। तो बहुत सारी चीजें अब रटनी पड़ेगी, ध्यान रखना। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। पहली चीज रटने की है कि इंडस नदी सिंधु नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक यानी कि झील से, मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है तिब्बत में? इंडस नदी, सिंधु नदी। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। वेस्ट की साइड में यानी कि पश्चिम साइड में ये बहती है, और इंडिया में भारत में कहां पे आके घुसती है? ये घुसती है भारत में आके लद्दाख में। लद्दाख में आके कौन घुसती है? इंडस नदी घुसती है। याद करने वाली चीज है, एक एक लाइन भाई। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क गोर्ज इन द पार्ट। जहां पे लद्दाख में घुसती है ना ये, तो वहां पे बहुत बढ़िया देखने लायक एक गोर्ज बनाती है, एक घाटी, मतलब जो खड्डा सा जिसमें निकल रही है, अभी देखा था ना हमने गोर्ज, ये रहा गोर्ज। इस तरीके का गोर्ज बनाती है जो कि देखने में बहुत मच बढ़िया लगता है ना। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा जॉइन इट इन कश्मीर रीजन। तो देखो ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है? जास्कर, ये भी रखनी पड़ेगी। जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। जब भी इनका नाम सुनो, जास्कर, हुंजा, शोक, नुब्रा, इनका जब भी नाम सुनो तो तुम्हें याद आना चाहिए कि इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, यानी ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इंडस की सहायक नदियां कौन सी? जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। रटना है भाई, रटना ही है, कुछ नहीं हो सकता। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। तो ये भारत में निकलती तिब्बत से, फिर भारत में घुसती है, फिर भारत से पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान के थ्रू होती होती फिर ये अरेबियन सी में गिर जाते हैं। इंडस की और भी सहायक नदियां हैं, है ना? कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम टुगेदर इंटर्स इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसको ऐसे याद रखना है। कैसे? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ऐसे क्यों याद रखना है? देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरीके से इसलिए याद करने को बोल रहा हूं कि ये वो नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण मैंने इसको बांट दिया। उत्तर में सबसे पहले झेलम आएगी, उसके बाद चेनाब आएगी, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज, और ये इंडस में जाके मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? ये इंडस में जाके, अच्छा जी, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो ये भी उसकी सहायक नदियां हैं। तो नुब्रा, जास्कर, शोक, हुंजा ये ट्रिब्यूटरी है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। तो इंडस नदी ऐसे आएगी तिब्बत से, ऐसे भारत में जाएगी, फिर इधर पाकिस्तान घुसेगी, फिर ऐसे नीचे जाएगी और जाके अरेबियन सी में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा। ईस्ट ऑफ कराची, अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची जो है पाकिस्तान में है, उसके ईस्ट में पूर्व में अरेबियन सी में जाके मिल जाती है कौन? इंडस नदी। द इंडस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप। तो इंडस का जो जहां से बहती है ना, तो वहां पे स्लोप थोड़ा कम है, तो आराम से बहती है, जो भागी भी नहीं जाती है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है इंडस रिवर की। और ये टोटल लेंथ सारे देशों में देख लिया हमने, यानी कि इसको तिब्बत भी जुड़ा हुआ है, इसमें इंडिया भी जुड़ा हुआ है, इसमें पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी नहीं है ये, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, यानी अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी नदियों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें टॉप 10 में इंडस का भी कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा। A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu Kashmir and Himachal Pradesh and Punjab, rest in Pakistan. तो जो टोटल 2900 किलोमीटर है, इसका 1/3 जो है इंडस का बेसिन, वो भारत के कौन कौन से राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरी में आता है? तो लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, पंजाब में आता है और हिमाचल प्रदेश में आता है। बाकी पाकिस्तान में है। तिब्बत में इसका इतना नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि तिब्बत में पठार है। पठार का मतलब ये होता है कि ऐसी जमीन जो नीचे उसके पत्थर हो, तो उसमें घुस नहीं पाता पानी, है ना। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में पानी घुस के पंजाब तक पहुंच जाता है। अब देखो इंडस का आप देखोगे तो इंडस देखो पंजाब से कहीं से नहीं निकल रही है इंडस, है ना। पंजाब यहाँ पे, इंडस यहाँ से निकल रही है, लेकिन इंडस रिवर सिस्टम है, इसका पानी यहाँ तक पहुंचता है भाई साहब, पंजाब तक पहुंचता है, हिमाचल प्रदेश तक पहुंचता है इसका पानी। तो मैंने बताया नदी जहां से निकलती है उसका पानी वही नहीं रहता, जमीन के अंदर से रिस्क के और बहुत दूर दूर तक जाता है। समझ रहे हो? ऐसी बात है। इसको पलट रहा क्यों भाई तू? अब ये तो इंडस रिवर सिस्टम हो गई, याद कर लेना। ट्रिब्यूटरी कहां से निकलती है, कहां जाती है, कितना भारत में इसका हिस्सा है। बाकी बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, यानी हमारे गंगा नदी के सिस्टम की। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड joined बाय द अलकनंदा एंड देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन।
द गंगा इज joined by many tributary from Himalaya, a few of them being major rivers such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak, Kosi. The Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. It flows parallel to the Ganga as right. बहुत बड़ा हो गया, धीरे धीरे से बढ़ते हैं क्योंकि सारी चीजें एक साथ इसने तो ठा 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 एनसीईआरटी वालों तो गोली मार दी इतनी सारी। अब इतनी सारी गोली झेलने के लिए भाई थोड़ा रेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो पहली बात करते हैं कि गंगा जो है ना, वो गंगा जब निकलती है तो उसको गंगा नहीं बोलते, उसको भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी, भागीरथी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भागीरथ जी, कहानियों में कहा जाता है कि भागीरथ जो है उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या करके गंगा को धरती पे लाया था और फिर शिव जी की प्रार्थना की थी, फिर शिव जी से जटा में उसको उतराया गया था और फिर शिव जी ने उस गंगा को नीचे भेजा, है ना। इस तरीके से गंगा आई, वो पहले स्वर्ग में बहा करती थी गंगा। और ये गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। आजकल गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी पिघल रहा है। तो पिघलेगा मतलब क्या होगा कि भाई टंकी तुम्हारी छोटी हो रही है। ग्लेशियर पिघलने का मतलब कि जिस टंकी से पानी आ रहा है वो टंकी छोटी हो रही है, यानी कि पानी आना कम हो जाएगा, यानी कि नदी में पानी धीरे धीरे कम होगा। तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी गंगा में पानी कम होना। गंगा में देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती आके, यानी गंगा निकली, ब्रह्म इसको भागीरथी बोलते हैं, फिर उसमें अलकनंदा मिल जाएगी देवप्रयाग में, उत्तराखंड में है ये देवप्रयाग। और हरिद्वार में गंगा निकलती है कहाँ से? माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। तो माउंटेन से निकल के हरिद्वार में फिर वो समतल जमीन पे आ जाती है। तो कोई भी मर जाता है हिंदू धर्म में तो उसकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हरिद्वार से पहले गंगा पहाड़ों में रहती है, पहाड़ों में तो चढ़ के जाना बड़ा मुश्किल होगा ना। तो हरिद्वार में वो एकदम समतल भूमि पे आ जाती है, तो वहां पे लोग गंगा में अस्थियां विसर्जित कर देते हैं, जिससे माना जाता है कि जो मरा है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो फिर अपना जीवन मरण के चक्कर से दूर हो जाएगा। गंगा के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं इसके सारे नाम बताऊंगा और कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदी मिलने के बाद इसका क्या नाम होता है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, है ना। ये सारी हम देखेंगे। इसमें नहीं दिया हुआ चैप्टर में, तो इसको मैं भी जैसे चैप्टर में दिया वैसे चल रहे हैं हम, बाकी अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरी। तो गंगा की भाई ट्रिब्यूटरी याद कर लो, सहायक नदियां याद कर लो। फ्रॉम हिमालय, हिमालय से भी गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। वन ऑफ देम मेजर रिवर सच एज यमुना। तो यमुना जो है ना, जो जहाँ पे कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की थी यमुना के तट पे, तो यमुना गंगा की सबसे मेजर यानी बड़ी ट्रिब्यूटरी है जो हिमालय से निकलती है। घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक, कोसी और महानंदा, ये महानंदा का नाम नहीं दिया, वो भी गंगा की सहायक नदी है। तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, केन, सोन, टॉन, ये भी आती है, बहुत सारी नदियाँ आती है उसमें, वो हम देखेंगे। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। तो गंगोत्री ग्लेशियर से तो कौन निकलती है? गंगा नदी निकलती है। और यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? यमुना नदी निकलती। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर कुछ नहीं होता, एक नदी होती है जो बर्फ की जम गई है और उस जमी हुई नदी में धीरे धीरे पानी रिसता रहता है, तो वो रिसा हुआ पानी इतनी बड़ी नदी बना देता है। बताओ, अब तुम सोच सकते हो ग्लेशियर कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। तुम अपने फ्रीज की बर्फ मत समझना उसको भाई कई शहर, पूरे पूरे जिले, पूरे पूरे राज्य आ जाएंगे, इतनी बड़ी जगह में वो बर्फ फैली हुई है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। तो यहाँ पे देखोगे इसमें सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। ये देखो गंगा निकली, ये दो निकली भागीरथी और ये निकली मिलके बन गई गंगा। इधर गई यमुना, देखो ये आ रही है यमुना, इसके पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है यानी कि इसके साथ में चलती जा रही चलती जाती है। और इलाहाबाद के पास जाके देखो यमुना यहाँ पे जाके गंगा में मिल गई। और यमुना में खुद में कौन मिल रही है? चंबल मिल रही है, चंबल मिल रही है, ठीक है। और बेतवा, ठीक है, चंबल, बेतवा, नर्मदा नदी इधर जा रही है। इसके अलावा सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इसमें दी भी नहीं है, ठीक है। और शारदा रिवर मिल जाती है घाघरा रिवर में आके। तो कितने सारे, मतलब तुम याद करने जाओगे ना भाई साहब तो तुम्हारे दिमाग है स्क्रू ढीले हो जाएंगे एकदम। इतनी नदियां हैं, इतनी ट्रिब्यूटरी है। तभी मैंने बोला ये इतना फैक्ट हैवी चैप्टर है ना, तुम्हें रटना पड़ेगा बार बार में, तब जाके तुम्हारे याद होगा। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन द नेपाल हिमालय। तो घाघरा, गंडक, कोसी ये भी ये गंगा की सहायक नदियां हैं और ये नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से। हमने पढ़ा था ना हिमालय के अलग अलग पार्ट पढ़े थे हमने, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, याद है कुछ? खोपड़े में है कुछ, नदियों के आधार पर पढ़ा था, हाँ वो नेपाल हिमालय से निकलती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स एवरी ईयर causing widespread damage to life and property whereas they enrich the soil for agriculture use। तो ये जो गंडक, कोसी और ये जो ना गंडक, कोसी और घाघरा रिवर, इन रिवर्स में बाढ़ बहुत आती है। अब बाढ़ से देखो दो काम होते हैं, हर चीज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। बाढ़ आने से लोग जो रह रहे हैं उनके घर डूब जाते हैं, बीमारियां फैल जाती है, वो तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन बाढ़ से क्या होता है, ये अपने साथ नई फ्रेश मिट्टी लेके आती है और उसको फैला देती है। तो उससे क्या होता है, उस जमीन की उपजाऊता, जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, तो वहां पे बहुत बढ़िया फसल होती है। तो ये उसका फायदा हो गया। तो तुम्हें फायदा लेना है तो तुम्हें नेगेटिविटी को झेलना पड़ेगा, और नेगेटिविटी लेनी है तो फायदा, नेगेटिविटी नहीं चाहिए तो फिर फायदा भी छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो?
एक चीज के दो पहलू होते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम्स फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड सोन। तो अभी हमने जो ऊपर गंगा की नदियां पढ़ी ना, जो घाघरा पड़ी, गंडक पड़ी, कोसी पड़ी, महानंदा पड़ी, उसके अलावा यमुना पड़ी, ठीक है, ये जो नदियां थी ये तो निकल रही थी हिमालय से, जो गंगा की सहायक नदी है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज और है गंगा की जो हिमालय से नहीं निकलती, बल्कि वो पेनिनसुलर अपलैंड से निकलती है। जैसे चंबल नदी हो गई, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, ये हिमालय से नहीं निकलती। बेतवा नदी हो गई, सोन नदी हो गई। अब तुम डीप में जाना चाहो कितना भी जा सकते हो भाई इसमें, है ना। जैसे अब चंबल कहाँ से निकलती है, फिर चंबल की सहायक नदी कौन सी है, फिर उसकी सहायक नदी कहाँ से निकलती है, उसकी फिर सहायक नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो भाई कितना भी डीप में जा सकते हो, नदियों में बहुत भरा पड़ा है ना, और तुम्हारा दिमाग एकदम फट जाएगा, इतनी ज्यादा नदियां हैं, इतने ज्यादा नाम है। तो इसलिए मैं तो भाई यही दूंगा कि तुम मेन इनको याद कर लो, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा है। ठीक है, चंबल, बेतवा, सोन, इन नदियों के बारे में ये याद रखना कि ये वो सहायक नदियां हैं गंगा की जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। दीज राइजेज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, दे हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। तो ये जो नदियां हैं ये सेमी एरिड एरिया से निकलती है। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है कि वो एरिया जो ज्यादा सूखा नहीं है और इनमें पानी भी कम होता है, क्योंकि हिमालय से तो निकल रही नहीं, हिमालय में तो ग्लेशियर भरे हुए हैं, ग्लेशियर से बहुत पानी मिल जाएगा, लेकिन ये तो निकल रही है कहाँ से, जमीन से। तो बारिश होगी तो अच्छा पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, क्या क्या बोल दिया, कुछ छोड़ दिया मैं नीचे। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till फरक्का इन वेस्ट बंगाल। तो क्या बोल रहा है ये कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हुआ, ये तो मेन गंगा रिवर। अब देखो इसमें इधर से भी नदियां मिल रही है, इसमें इधर से भी नदियां मिल रही है, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से नदियां मिल रही है। फिर गंगा भारत में कहां तक जाती है, फरक्का जाती है, फरक्का नाम की जगह जो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में है। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। तो ये जो है गंगा डेल्टा का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा, फरक्का। द रिवर बाइफ्रिकेट हेयर। तो तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि भारत में फरक्का तक जाती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद में दो टुकड़े हो जाते हैं उसके गंगा के, मतलब गंगा नाम से वो फरक्का तक जाएगी और उसके बाद में वहां पे दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो भागीरथी में बदल जाएगी और एक हुगली में। अब तुमको पता है गंगा चली भी भागीरथी के नाम से थी, स्टार्ट हुई थी, वहां पे भी उसको भागीरथी बोला जा रहा था, और वो फिर लास्ट में आई है जहां पे, वहां पे भी उसके दो टुकड़े हो गए, एक तो भागीरथी हो गया, एक हुगली हो गया, ठीक है। तो कहां पे हुआ, फरक्का। तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाती है भागीरथी और हुगली में। फ्लोज साउथवर्ड्स टुवर्ड द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। तो क्या होता है, जो भागीरथी हुगली है वो नीचे जाती है डेल्टिक प्लेन की ओर, और बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। एक हिस्सा इसका जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है बांग्लादेश में, और वहां पे जो इसको बोला जाता है मेघना। जब ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है, देखो यह तो गंगा चली हमारे देश से, ठीक है, फिर ये दो में बढ़ गई भागीरथी हुगली, फिर एक हिस्सा चला गया बांग्लादेश में, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, फिर दोनों मिलके हो जाएगी मेघना, और फिर मेघना नदी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। दिस माइटी रिवर, जिसका नाम है मेघना, क्यों, क्योंकि इसमें दो मिल गए, एक तो गंगा का एक हिस्सा मिल गया, एक ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई। विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल बंगाली खाड़ी में जाके गिरता है, वहां पे डेल्टा बनाता ही है। तो मेघना नदी जो है ना वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, और मेघना नदी देखो, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दिस रिवर इज कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। हमने सुंदरबन डेल्टा बहुत बार देखा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ये तो दो नदियां मिल रही है, भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है देवप्रयाग में, है ना, गंगा बनाने के लिए। लेकिन हमने सुंदरबन का डेल्टा, मैंने गूगल अर्थ में तुमको बहुत बार दिखाया पिछली वीडियोस में, तो वो सुंदरबन का डेल्टा जो नदी बनाती है वो मेघना नदी बनाती है। लेकिन अगर मेघना नदी का हम डीप में जाके एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि मेघना नदी खुद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बनी हुई है ना। तो गंगा का भी योगदान है और ब्रह्मपुत्र का भी उसमें योगदान है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा ये भी बताया यहाँ पे, क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम का एक पेड़ मिलता है ना, जो कि पानी और दलदल में ही उगता है, तो इसलिए उसको सुंदरबन बोला जाता है। सुंदरी नाम का वन है यहाँ पे, तो इसलिए उसको सुंदरबन बोल दिया, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज ऑल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा है, और बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे जो रिवर आती है वो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, भागीरथी गंगा ले लो या फिर ब्रह्मपुत्र ले लो, दोनों बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो उनकी वजह से वो उसमें और ज्यादा सिल्ट और वो सारा सिस्टम लाके डाला जा रहा है, तो उससे वो और आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर रहता है ना, टाइगर रहता है यहाँ पे, खा जाता है कई लोगों को। सुंदरबन में बहुत लोगों को खा गया वो टाइगर। वहां पे लोग शहद लेने के लिए जाते हैं, देखना कभी डिस्कवरी पे, सुंदरबन में जो शहद लेने के लिए जाते हैं ना लोग, तो वो उनके आगे तो रहता है, पीछे वो मास्क पहनते हैं। दुनिया ने हमेशा आगे मास्क पहना, वो लोग पीछे पहनते हैं, क्यों,
क्योंकि उस मास्क पे आदमी का, इंसान का चेहरा बना हुआ रहता है और पीछे भी आंखें दिखती है, जिससे टाइगर कंफ्यूज हो जाता है। टाइगर हमेशा पीछे से हमला करता है जहां पे आदमी देख रहा नहीं होता है, लेकिन अगर उसको पीछे आंखें दिखती है तो वो सोचता है कि इसका मुंह इधर ही है, ये मेरे को देख रहा है। अब क्योंकि आगे से भी आंखें दिख रही है उसको, आगे तो ओरिजिनल आंखें, पीछे मास्क लगा लिया, पीछे मास्क वाली आंखें, तो टाइगर के हमले कम हो जाते हैं। हमेशा पीछे से हमला करता है। तो आप भी कभी ऐसे इलाके में जाओ जहां पे टाइगर रहता है तो पीछे भी मास्क पहनो, आगे से तो आपकी आंख है ही, ठीक है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो इंडस और गंगा की लेंथ लगभग लगभग बराबर है, लेकिन गंगा के बारे में मेन बात यह है कि गंगा का ज्यादा बड़ा हिस्सा भारत से निकलता है, इसीलिए हम उसको माँ बोलते हैं, गंगा माता। क्योंकि भारत को लगभग लगभग भारत जो चल रहा है वो गंगा नदी के पीछे ही चल रहा है। लुक एट द फिगर, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। छोड़ो इसको। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो अंबाला नहीं है क्या जो पंजाब में है, वो गंगा और इंडस के बीच के वाटर डिवाइड पे है लोकेटेड है। तो वाटर डिवाइड हमने समझा कि थोड़ी सी ऊंची जमीन होगी उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं, लेकिन ऊंची जमीन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ दिखेगा तुम्हें। थोड़ा बहुत भी ऊंचा हो जो हमें आंखों से नहीं दिखता हो, लेकिन पानी तो उसके हिसाब से जाएगा ना। पानी को जिधर ढलान मिलेगी पानी तो उधर ही जाएगा, ऊंचे पे तो आएगा नहीं वो। तो उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। और वहां पे कौन सा स्थित है जगह? अंबाला स्थित है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। तो मान लो यहाँ पे अंबाला है और सुंदरबन यहाँ पे, तो इस बीच के जो मैदान है ना वो मैदान 1800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज नियरली 300 मीटर। और इसमें जो ढाल है ना, ढाल वो पूरा का पूरा 300 मीटर उसमें ढाल, मतलब यहाँ पे मान लो अंबाला 300 मीटर ऊंचा है तो सुंदरबन 300 मीटर नीचा है। तो 1800 किलोमीटर में सिर्फ 300 मीटर का ढाल होना बहुत कम ढाल है, बहुत कम ढाल है। और कम ढाल से समस्या क्या होगी? देखो, अगर ढाल ज्यादा होता, यूं होता एकदम तीखा, तो नदी एकदम फास्ट फास्ट जाती और अपनी जगह पे चलती रहती। लेकिन ढाल कम है, ढाल कम है, ढाल एकदम कम है, यूं है ना, यूं है। तो नदी यहाँ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है थोड़ी बहुत चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेगी। लेकिन पानी कभी ज्यादा आ गया बारिश में तो ढाल कम है तो नदी क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगी। तो इससे बाढ़ आने की खतरा रहता है, कम ढाल होने की वजह से बाढ़ आने का खतरा रहता है। और यही वजह है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में इधर आपको बाढ़ बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे ढाल कम है। थोड़ी सी बारिश हुई, नदी का पानी बढ़ा तो नदी में बाढ़ आ गई। समझ के बात? कारण समझ में आया कि वहां पे बाढ़ की हमें न्यूज क्यों देखने को मिलती है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। यानी 6 किलोमीटर चलोगे तो सिर्फ 1 मीटर का ढाल बनेगा। देयर फॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियंडर। तो इसी वजह से नदी ऐसे भी चलती है और नदी में जब पानी ज्यादा आता है तो बाढ़ भी आ जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने गंगा रिवर सिस्टम पूरा कर लिया। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा, देखो ब्रह्मपुत्र कौन सी, एक बार दिमाग लगा देना थोड़ा सा। गंगा तो ये थी जो यहाँ से निकल रही थी, यूं जा रही थी। ब्रह्मपुत्र ये है, यहाँ से जो आ रही है और यूं जा रही है ना, तिब्बत से होती हुई, और फिर जो अरुणाचल प्रदेश से घुसेगी और ऊपर सांगपो बोलते हैं इसको, नीचे आके इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और फिर वो गंगा में मिल जाती है तो उसको मेघना बोलते हैं। समझ गए ना बात को? तो इस नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दिहांग, दिबांग, ये इसकी सहायक नदियां हैं, वो हम पढ़ेंगे। चलो, कहाँ पे गया? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake very close to the source of the Indus and Satluj। तो बोल रहे कि ये जो ब्रह्मपुत्र है वो भी तिब्बत से निकलती है। एग्जैक्ट जगह के बारे में नहीं बताया गया है कि कौन सी जगह से निकलती है, लेकिन ये बताया गया है कि जहां से इंडस और सतलज निकलती है उसके पूर्व में थोड़े पास में से ही ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ठीक है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस से थोड़ी बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ इस कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। बहुत बड़ी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा भारत से बाहर है, इसलिए भारत के ज्यादा काम की नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भारत में है उसमें बहुत पानी देती है भारत में, है ना। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। तो बताया ना, ईस्टवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे बहती है, और ये हिमालय है तो हिमालय के ऊपर बहती है, एकदम बराबर में बहती है। ठीक है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7757 मीटर। क्या है नामचा बरवा? नामचा बरवा भैया पहाड़। और कितना ऊंचा है ये? 7757 मीटर का मतलब 7 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है नामचा बरवा। यहां पहुंचने के बाद में ये यू टर्न लेती है। यानी कि पहले देखो ब्रह्मपुत्र यूं आ रही थी, यूं आ रही थी, यूं आ रही थी, यूं आ रही थी, और यहां पे देखो ये यू टर्न लिया, ये पूरा यू टर्न लिया ना, तो ये नामचा बरवा के पास में इसने लिया यू टर्न। ठीक है। पहाड़ है बीच में, तो पहाड़ के चारों तरफ घूम जाते हैं। सर्कल नहीं होता क्या अपने शहरों में? सर्कल होता है तो हम सारा ट्रैफिक ही घूमता है, तो उस तरीके से यहाँ पे पहाड़ है तो नदी घूम गई ऐसे, बस सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें। इट टेक्स यू टर्न एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। तो गॉर्ज तो हमने देख लिया क्या होता है। तो कहां से घुसती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में? अरुणाचल प्रदेश से घुसती है। ये याद करने भैया, सुन के हंसो मत, आनंद मत ले मेरी बातों का, है ना, याद करनी है तभी तुम्हारी पार पड़ेगी।
हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग। तो दिहांग इसको बोलते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में जब घुसती है तब इसको ब्रह्मपुत्र का नाम हम, जो कि सांगपो था, तिब्बत से ये चली तो इसको सांगपो बोलते हैं। वो हर हर के आगे टी लगा देते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये होती है सांगपो की स्पेलिंग। तो ये इसको सांगपो बोलते हैं। फिर जब ये घुसती है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के फेरी देके, तो फिर उसको बोलते हैं हम दिहांग। और इसमें दिबांग नदी और जुड़ जाती है, लोहित नदी और जुड़ जाती है, और भी कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी जुड़ जाती है, और फिर इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। आसाम से इसको ब्रह्मपुत्र बोलने लग जाते हैं हम। तो देखो नदी एक ही है, नाम अलग अलग हो जाते हैं जगह के हिसाब से। तो याद रख लेना, दिबांग, लोहित, ये सारी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज है। इन तिब्बत, तिब्बत का मतलब जहां से ब्रह्मपुत्र चली थी, तिब्बत से चली थी। द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एंड इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तो क्या बोल रहा है ये कि जब तिब्बत से वो चल के ऐसे आती है ना, और फिर वो नामचा बरवा में घूम के भारत में घुसती है, तो जहां तक घूमी नहीं ना, घुसी नहीं ना भारत में, तब तक उसमें पानी भी कम रहता है और उसमें कचरा भी कम रहता है। उसमें जो रिवर अपने साथ मिट्टी पत्थर लेके आती है वो भी कम रहता है। क्यों? क्योंकि तिब्बत में है भैया पठार। क्या है? पठार। और पठार बनता है हेवी मेटल से, है ना, पठार बनता है हेवी मेटल से। जैसे हमने देखा था कि जो लावा जो होता है वो बेसिक लावे से बनता है पठार। बेसिक और एसिडिक क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो बेसिक लावे से होता है, पठार बनता है, तो वो भारी धातु रहती है, उसकी चट्टान मजबूत रहती है, तो वो कटती नहीं आराम से। और चारों तरफ वो पठार ही पठार है, मिट्टी विट्टी इतनी है नहीं, वो पठार कटता नहीं है नदी से, तो नदी बेचारी बहती रहती है चुपचाप चुपचाप। और पानी भी इतना वहां पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो एकदम सूखा एरिया है तिब्बत में, और रेगिस्तान टाइप ही मान लो, ठंडा रेगिस्तान है वो, और उसकी वजह से पानी भी कम रहता है वहां पे। और उसके अलावा वहां से मिट्टी विट्टी भी इतनी नहीं ला पाती, नदी तो एकदम साफ सुथरी रहती है। लेकिन जैसे यहाँ घुसती है अरुणाचल प्रदेश में, तो भाई इधर बहुत बारिश होती है। तुमने सुना होगा चेरापूंजी, मिजोरम, इधर कितनी बारिश होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि उस नदी में जो पहले पानी नहीं था उसमें बहुत सारा पानी हो जाता है। ठीक है। इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। कहां से? भारत में। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, यानी पहले कम पानी था, लेकिन भारत में घुसी तो बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश के क्षेत्र से ये नदी निकली, और भाई इसमें पानी पानी हो गया। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। तो जब भारत में घुसती है तो पानी भी खूब हो जाता है, और इसमें सिल्ट का मतलब होता है जो पत्थर कंकर मिट्टी नदी अपने साथ आती है, वो भी बहुत सारी हो जाती है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम। ब्रह्मपुत्र में जो है ब्रेडेड चैनल है पूरी भारत, जो आसाम में इसका पूरा का पूरा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, लेंथ में, है ना। एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड। तो ये ब्रह्मपुत्र आसाम में आइलैंड भी बनाती है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड हमने देखा था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, कल देखा था ना। तो वो भाई साहब समुद्र में होते हैं नॉर्मली, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी इतनी बड़ी है, इतनी दूरी में फैली हुई है, मान लो ये पूरी इतनी दूरी में ये नदी फैल रही है, तो इस नदी के बीच में भी छोटी छोटी जमीनें हैं भाई साहब, छोटी छोटी जमीनें हैं जहां पे लोग रहते हैं। वो आइलैंड बना दिया इसने। तो समझ सकते हो तुम कितनी चौड़ी होगी ब्रह्मपुत्र नदी कि बीच में उसके आइलैंड है ना। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फ्रॉम इन द ब्रह्मपुत्र? नहीं भाई अभी याद नहीं है, लेकिन याद दिलाऊंगा मैं तुमको। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यहाँ पे एक आइलैंड है, इस पे मुझे नाम याद नहीं है इसका, ब्रह्मपुत्र पे, उसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ भाई, जिला घोषित किया हुआ है। बहुत बड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइल आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय तट, नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे। उसका नाम मुझे याद नहीं है, मैं अभी नाम तुमको बताता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे। उसको उसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है, लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर आइलैंड। क्योंकि सारी चीजें एक साथ ही कवर करते चलेंगे ना। माजुली, माजुली बोलते हैं उसको, माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे यार बहुत बड़ा है ये, है ना, माजुली, याद रखना। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposit and silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो हर साल क्या होता है, बारिश ज्यादा होने से नदी अपनी जो रास्ता है उससे बाहर निकल के फैल जाती है, पानी फैला देती है, तो उससे फ्लड आ जाती है। जैसे अभी बांग्लादेश में फ्लड आई हुई है ना, तो बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र, मैंने बताया ना, गंगा के साथ मिलके, क्योंकि अब की बार इतनी बारिश हो रही है तो गंगा ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी है। तो बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं कि भारत वालों ने यहाँ पे बाढ़ ला दी। अब भाई कौन बताया उनको कि भाई देखो ज्योग्राफी किताब में पहले से लिखा हुआ ये बात, तो कि नदी में पानी ज्यादा आता है बारिश की वजह से, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है बांग्लादेश में, और उधर भी आसाम की साइड में भी, है ना, आसाम और बांग्लादेश में बाढ़ आती है इसकी वजह से। तो ये बात भाई हमारी हिमालयन रिवर होगी खत्म, ठीक है, हिमालयन रिवर होगी खत्म मित्रों। और अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर, कितना और है, पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे जल्दी से, ठीक है। रटने वाली चीज़ ज़्यादा, समझने वाली कम है। पेनिनसुलर रिवर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय
नदियां, ठीक है, पढ़ लो। The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat, which runs from the north to south, closer to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो जो मेन वाटर डिवाइड वो कौन है? वेस्टर्न घाट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचा पर्वत है, तो वो नदियों को, इधर की नदी को इधर, उधर की नदी को उधर रखता है। मेन जो नदी है जो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती है उनका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और ये बड़ी बड़ी जो नदियां हैं पेनिनसुलर प्लेटू की, प्रायद्वीपीय भाग की, नीचे वाले भाग की, जो मैंने बताया था कौन से भाग की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के इस भाग की, नीचे नीचे जो भारत की पूंछ है ना, उस भाग की। तो वो वाले भाग से निकलने वाली नदियां अधिकतर ईस्टवर्ड जाती है और जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर्स मेक्स डेल्टा एट देयर माउथ्स। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर। नर्मदा और तापी केवल दो ऐसी लंबी नदियां हैं जो वेस्ट में बहती है और अरेबियन सी में गिरती है, विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरी। देखो दो चीज होती है, एक तो होती है एस्चुरी और एक होता है डेल्टा। ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है। एक तो नदी ऊपर से आ रही है, ऊपर से आई और सीधी आके समुद्र में फैल के मिल गई, है ना, ये पानी पानी फैल गया, यहाँ पे कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। दूसरी नदी भी समुद्र में आई, लेकिन फिर आगे उसने यूं कचरा इकट्ठा कर दिया, मिट्टी इकट्ठी कर दी और मिट्टी फैलाई जा रही है। तो जहां पे कचरा इकट्ठा नहीं हुआ ना, उसको तो हम बोलेंगे क्या? एस्चुरी, है ना। और जहां पे मिट्टी विट्टी इकट्ठे हो जाती है, जैसे सुंदरबन में हमने डेल्टा देखा था, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदियां ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, ज्यादा कटाव करके आती है ना, ज्यादा पत्थरों को, मिट्टी को काट के बहा के लाती है अपने साथ में, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो सारी नदियां जो बहुत सारी लाती है कटाव करके, तो वो जब समुद्र में मिलेगी तो वो अपने साथ जो सामान लाई है उसको इकट्ठा करेगी ना समुद्र के तल पे, तो वो फिर एक जमीन सी बनती रहेगी और आगे और फैलता रहेगा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा। लेकिन जो ये नदियां हैं, नर्मदा जैसी नदी होगी, तापी जैसी नदी हो गई, ये मजबूत पहाड़ से निकलती है जो कटता नहीं आराम से, तो इसलिए इनके पास में ज्यादा रहता ही नहीं बेचारे के पास में, और ये बहती भी थोड़ी सी दूरी में ही है, ज्यादा दूरी भी नहीं बहती, ज्यादा ज्यादा बहेगी, ज्यादा सामान साथ लेके जाएगी। तो इस वजह से इनके पास वो सामान ही नहीं रहता, तो ये जमा क्या करेगी समुद्र के तल पे? कुछ भी जमा नहीं करेगी, तो सीधी जाके मिल जाती है समुद्र में, कुछ भी नाटक नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर कंपेटिटिवली स्मॉलर इन साइज। क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर यहीं से निकलती है फिर मिल जाती है, तो ये हिमालय नदियां तो इतनी बड़ी बड़ी चलती है, कहाँ से ब्रह्मपुत्र चल के आ रही है, कहाँ से इंडस चल के आ रही है, कहाँ से गंगा चल के आ रही है, कहाँ से यमुना चल के आ रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं होती। बात करते हैं सबसे पहले नर्मदा की। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। तो कहाँ बहती है? नर्मदा और तापी, केवल दो ही ऐसी बड़ी नदियां हैं जो वेस्ट में यानी कि पश्चिमी भाग में बहती है। और ये पश्चिमी भाग में क्यों बहती है? क्योंकि एक रिफ्ट वैली में एक फॉल्ट है, ऊपर जो है सतपुड़ा और वो पर्वत जो है उनके बीच में एक फॉल्ट है, उस फॉल्ट में ये बहती है, ठीक है। ऑन द इट्स वे टू सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चोरियस लोकेशंस। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गोर्ज एंड धौलाधर फॉल वेयर द रिवर फ्लंजेस और स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ नोटेबल वंस। तो नर्मदा नदी जब बहती है उसके पीछे पीछे आप जाओगे तो कई जगह तो आपको बहुत दर्शनीय स्थल मिलेंगे, कहीं से गोर्ज है, कहीं से वाटरफॉल है जहाँ पे ऊपर से नदी नीचे गिरती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो धौलाधर फॉल और मार्बल रॉक ये दो मेन जगह हैं जहाँ से नर्मदा निकलती है। तो पूछे धौलाधर फॉल किससे रिलेटेड है? तो नर्मदा से रिलेटेड है मित्रों, हर चीज याद करनी है। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join main stream at right angle. The Narmada basin covers part of the Madhya Pradesh and Gujarat. तो नर्मदा बेसिन जो है यानी कि नर्मदा कहाँ कहाँ तक पानी अपना पहुंचाती है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात उसमें उससे फायदा लेने वाले जो है राज्य है। तापी बेसिन की बात करें अब, द तापी राइजेस इन द सतपुड़ा। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से। तापी सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन सतपुड़ा रेंज से निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये रटना पड़ेगा भाई, 50 बार रटो 100 बार रटो, रटना पड़ेगा। मैं भी भूल जाता हूँ, नहीं रटूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, तुम भी भूल जाओगे, तो इसलिए रटना पड़ेगा। तापी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा बैतूल मध्य प्रदेश। सतपुड़ा बैतूल ये पूरा मत पढ़ना, सतपुड़ा रेंज बैतूल डिस्ट्रिक्ट नहीं, सतपुड़ा बैतूल मध्य प्रदेश बस। तापी सतपुड़ा बैतूल मध्य प्रदेश ऐसे याद क्या करो, तापी सतपुड़ा बैतूल मध्य प्रदेश। तुमको एग्जाम पास करनी, तुमको कोई अपनी किताब नहीं लिखनी ज्योग्राफी की, तो तापी सतपुड़ा बैतूल मध्य प्रदेश। उसी तरीके से नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक है। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश, तापी सतपुड़ा बैतूल मध्य प्रदेश। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये भी उधर से जाती है और वेस्ट में जाती है, वेस्ट में जाती है, और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में इसका बेसिन आता है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट and the Arabian Sea are very narrow, hence the coastal rivers are short. The main west flowing river are Sabarmati, Mahi, Bharatpuja and Periyar.
तो नर्मदा और तापी तो बड़ी नदियां हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसी और भी नदियां हैं जो कि वेस्ट में जाती है, यानी कि अरेबियन सी में जाती है। कौन कौन सी है वो है साबरमती नदी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। माही नदी है, भरत पूजा नदी है, और पेरियार नदी है। तो याद रखना इनके, ये नदियां याद रखने के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो नदियां जो वेस्ट में फ्लो होकर अरेबियन सी में गिरती है। बाकी सारी नदियां ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए इनका नाम याद रखना, नर्मदा, तापी, भरत पूजा, साबरमती, माही, पेरियार। फाइंड आउट दीज स्टेट्स इन विच रिवर, छोड़ो। गोदावरी बेसिन की बात करते हैं। गोदावरी दक्षिण की गंगा। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। जो महाद्वीपीय भाग में बहने वाली सबसे बड़ी रिवर की बात करें तो वो कौन है? गोदावरी। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट से, स्लोप से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, नासिक जिले से निकलती है महाराष्ट्र के। कौन? गोदावरी। याद रखना, गोदावरी, महाराष्ट्र, नासिक। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है ये। इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर। ड्रेनेज बेसिन समझ गए ना, कि नदी कहीं से निकल रही है, उसका अंडरग्राउंड भी वाटर फैल रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा दूर तक फैलता है पानी, है ना। इसका सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है गोदावरी का। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी इसमें कवर है। 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, यानी इसका 50% बेसिन कहाँ पे? महाराष्ट्र जिले में है। मध्य प्रदेश में भी है, ओडिशा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में किसका बेसिन आता है? गोदावरी का। द गोदावरी इज जॉइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं गोदावरी की। कौन कौन सी है? नाम याद कर लेना। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, पैनगंगा। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, पैनगंगा। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वैनगंगा, पैनगंगा। भाई याद करना पड़ेगा, मतलब बताना, इसमें डाटा बहुत है, याद तो करना पड़ेगा। ये किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। लास्ट यानी वैनगंगा, पैनगंगा, मंजीरा। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसको, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं शायद। द महानदी बेसिन। तो अब गोदावरी बेसिन देख लिया, अब हम महानदी का बेसिन देखते हैं। महानदी, नाम है नदी का। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। तो कहां से निकलती है महानदी? छत्तीसगढ़ से निकलती है। बहती कहां पे? ओडिशा में। कहां पहुंचती है फिर? बे ऑफ बंगाल में। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। 860 किलोमीटर लेंथ है किसकी? महानदी की। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। कहां इसका ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है महानदी का? महाराष्ट्र में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, झारखंड में फैला हुआ है, और ओडिशा में फैला हुआ है। याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कृष्णा बेसिन की। कृष्णा नदी है, उसका भी बेसिन है, तो चलो उसकी बात करते हैं। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फ्रॉम अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। तो महाबलेश्वर से निकलती है ये, 1400 किलोमीटर बहती है ये, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है समुद्र में। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी है। कौन कौन? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं कावेरी की। द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है। कौन सी रेंज से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज से। एंड इट वेस्टर्न घाट एक पूरा पर्वत, पूरे लंबे सारे पर्वत का नाम, पूरे पर्वत श्रृंखला का नाम वेस्टर्न घाट है, लेकिन अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम रखा हुआ है ना, अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम रखा हुआ है। तो वहां ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है वेस्टर्न घाट के। कौन? कावेरी। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साउथ में कुडलोर नाम की जगह है, वहां पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। कितनी है कावेरी की? 760 किलोमीटर इसकी लेंथ यानी लंबाई है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती। मेन इसकी सहायक नदी कौन सी है? अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, और काबिनी है। ठीक है, याद करनी होगी। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो बेसिन है वो कहां का पानी पहुंचाता है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक पानी ये पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा। बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, अभी हमने ऊपर जो पढ़ी है तो बड़ी बड़ी नदियां थी, इनके अलावा कई छोटी नदी भी है जो ईस्ट में जाती है। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरणी एंड द सुवर्ण रेखा आर सम ऑफ द नोबल एग्जाम्पल। तो कौन कौन सी नदियां और ईस्ट में जाती है? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्ण रेखा, ये छोटी नदियां, लेकिन ये भी ईस्ट में जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। दामोदर, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा, बैतरणी। ठीक है, अच्छा।
अब बात करते हैं हम लेक्स की, यानी झीलों की। नदियों की बात बहुत कर ली, अब झीलों की बात करें। झील और नदी में क्या फर्क है? नदी तो होती है चलती रहती है, ठीक है, और चलती के जाके समुद्र में मिल जाती है। झील क्या होती है? पूरे जो जमीन है उसके बीच में एक ऐसा खड्डा होता है बड़ा सारा, जिसमें पानी भरा रहता है हमेशा, उसको झील बोलते हैं। वो चलती नहीं है। नदी झील में भी आके गिरती है कई बार, है ना, और कई झील से नदी निकलती भी है, लेकिन वो गड्ढा बड़ा सारा रहता है, वहां पे पानी हमेशा भरा रहता है। तो आपने पढ़ा होगा चिल्का लेक, है ना, और अन्ना सागर लेक अजमेर में। उसके अलावा जल महल झील, वो भी झील ही है ना, और सांबर लेक, सांबर झील, ये सारी की सारी झील हैं। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। तो वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी, वहां पे भी एक बहुत फेमस लेक है, उसका नाम है डल झील, डल लेक। डलहौजी गया था वहां पे, अंग्रेजों ने अपने नाम पे नाम रख दिया, अभी तक हमने बदले नहीं, बदलना चाहिए इसको भी। द हाउस बोट्स एंड द शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। तो डल लेक में क्या होता है, एक बोट चलती है, उसके अंदर एक मकान सा बना हुआ रहता है, उस बोट में आप बैठोगे ना, कमरा मिलेगा, कमरे में जाके बैठो आराम से, फिर झील में घूमो। अभी तो आतंकवाद इतना हो गया वहां पे, तो इसलिए लोग नहीं जा पाते, लेकिन वो बड़ी फेमस थी पहले। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट्स नियर लेक एंड एंजॉयड। छोड़ो रे यार, एंजॉय नहीं, नाम बताओ तुम जल्दी जल्दी। श्रीनगर, नैनीताल, अदर टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पे लेक है ना। इंडिया हैज मेनी लेक्स, दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर and other characteristics. Most lakes are permanent, some contains water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage and semi arid region. तो बोले अधिकतर लेक में पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, लेकिन कई लेक ऐसी जगह पे भी है जहाँ पे बारिश के टाइम तो पानी भर जाता है, और बारिश जाती है तो फिर, क्योंकि लेक क्या है, खड्डा ही तो है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो भाई बारिश नहीं होगी, धूप ज्यादा आएगी तो खड्डा सूख जाएगा, लेक खत्म, उसमें घूमो फिर आराम से, बारिश आएगी वापस पानी भर जाएगा, तैरो फिर। There are some lakes which are the result of the action of glacier and ice sheets, while other lake have been from wind, river action, human activity. तो कई ग्लेशियर थे वहां पे, बड़े बड़े बर्फ के, वो हट गए तो वहां लेक बन गई। कई लेक ऐसी भी बनी हुई है, उनको क्रेटर लेक बोलते हैं, ऊपर से एक उल्का पिंड आया और उसने आके धरती पे जोर से टक्कर मारी, तो उसकी वजह से खड्डा हो गया, उसको भी बोलते हैं क्रेटर लेक, है ना। तो लेक कई तरीके से बन सकती है, इंसान भी बनाते हैं, जैसे पिछोला लेक है। पिछोला लेक जो है एक बंजारे ने बना दी थी उदयपुर में, है ना, खुदवा दी थी, उसका उसका बैल मर गया था, तो उसकी याद में उसने लेक खोद दी। बताओ, तो आदमी बनाते हैं, प्रकृति बनाती है, ग्लेशियर भी बनाते हैं, लेक कैसे बन सकती है? खड्डा होना चाहिए बस, कैसे भी हो जाए। ए मियंडरिंग रिवर अक्रॉस फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इन ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक हमने समझ लिया था कि ये जो ऐसे नदी चलती है मियंडर करती हुई, तो वो यहाँ से कट जाती है, यहाँ सीधी आ गई, तो ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा। बाकी का हिस्सा कैसे बनती है वो हमने एकदम डिटेल में समझा। Spits and bars form lagoons in the coastal areas. Spits and bars forms lagoon in coastal areas. Example चिल्का लेक, द पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक। कई बार क्या होता है, समुद्र के साइड में ना, जैसे मान लो ये नदी वदी आ रही है, यहाँ पे ये हिस्सा है, अब यहाँ पे वो जमता रहेगा थोड़ा थोड़ा, ये मान लो इधर से समुद्र आ रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमती रहेगी, जमती रहेगी, जमती रहेगी, जमती रहेगी, जमती रहेगी, और मिट्टी जम जम के ये पूरा एरिया ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, अब समुद्र इधर नहीं आ सकता, तो अंदर जो पानी भरा हुआ रहेगा वो बन जाएगा एक झील। तो ये नमकीन झील होती है, क्योंकि समुद्र का पानी ही भरा था पहले इसमें। तो ऐसी झीलों में नाम लोगे तो आप, तो एक चिल्का लेक है, एक पुलिकट लेक है, एक कोलेरू लेक है, ठीक है, समझ गए बात को। हाँ, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। फॉर एग्जाम्पल सांभर लेक इन राजस्थान विच हैज ए साल्ट वाटर लेक, इट वाटर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो राजस्थान में जो है नदियाँ थोड़ी बहुत आती है, पानी आता है, तो उससे एक झील बन जाती है, लूणी नदी जाती है इसमें, एक झील बन जाती है, उसको बोलते हैं सांभर लेक। यहाँ पे नमकीन पानी है, इससे नमक बनाया जाता है, सुखाते पानी को फिर नमक बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन। अधिकतर फ्रेश वाटर यानी कि ताजे पानी की, जिसको पी सकते हैं, मीठा पानी, उसकी लेक हिमालय में है, लेकिन कुछ नीचे भी है। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। और वो नदियां कैसे बनी है, वो झीलें कैसे बनी है, ग्लेशियर से बनी है। ग्लेशियर था वहां पे, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा था, फिर वो खिसका तो उसने खड्डा किया, फिर वो पिघल गया, तो वहां पे जम गया, क्या जम गया, पानी जम गया, पानी भर गया, तो उसको लेक बन गई, फ्रेश वाटर लेक बन गई वो। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड विद ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। यानी जब ग्लेशियर चल रहा था तो उसने उखाड़ा जमीन को और वहां पे खड्डा कर दिया, फिर जब बर्फ पिघली तो उस खड्डे में पानी भर गया, उससे लेक बन गई। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। कौन सी है सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी? भाई साहब याद कर लो इसको, वुलर लेक है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कौन सी? वुलर लेक। वुलर लेक जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। द डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल लेक, लोकटक लेक और बारापानी आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। और भी है इसमें कई, जैसे उदयपुर में भी, राणा जी के उदयपुर में भी कई लेक है, लेकिन बढ़िया बढ़िया भारत लेवल पर बात करोगे तो डल लेक है, भीमताल है और बारापानी है, नैनीताल है। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, झीलें हैं, ताजे पानी की झीलें हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमनिंग ऑफ रिवर्स फ्रॉम जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोबिंद सागर। तो
भाखड़ा नांगर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, डैम बनाया गया, बांध बनाया गया। उसमें क्या होता है, नदी के पानी को रोकते हैं, फिर उससे बिजली बनाते हैं। तो क्योंकि वो बांध ने पानी को रोका, तो उससे भी कई लेक बन गई। तो गुरु गोविंद सागर जो है वो उसी तरीके की एक लेक का नाम है। Lakes are of great value to human beings. Lake help in regulating the flow of river. During a heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings, maintain the aquatic ecosystem, and enhances the natural beauty, help develop tourism, and provide recreation. तो क्या बोल रहा है ये कि लेक, क्योंकि बता रहा है बीच में खड्डा है, अब नदी इधर से आ रही है, बीच में खड्डा है, तो इसको भरना पड़ेगा, फिर तो आगे जा पाएगी। तो मान लो बारिश में पानी ज्यादा आ गया, तो नदी पहले ये पूरा खड्डा भरेगी, उसके बाद आगे जाएगी। तो ये रोक लेता है, बाढ़ नहीं आने देता, उस पानी के फ्लो को रोक लेता है ना। नहीं तो आगे जाके नदी तबाही मचा देगी। उसके अलावा जहाँ पे पानी भरा रहता है उसके आसपास का मौसम भी सुहावना रहता है, तो वो भी फायदा होता है। इसमें मछली वछली भी पाल सकते हैं, तो वो इकोसिस्टम भी बन जाता है उससे, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं रेक्स के। अब बात करें फालतू की थोड़ी सी, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, है ना। रिवर का रोल इकोनॉमी में क्या होता है भाई, क्या पढ़ना लग रहा है इसको, फिर भी चलो पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी में। रिवर हैज बीन of fundamental importance throughout the human history. Water from rivers is a basic natural resources essential for various human activities. Therefore, riverbanks have attracted settlers from ancient time. These settlements have now become cities. Big cities. Make a list of the cities in your settlement. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of specific significance, particularly a country like India, where the agriculture is major source of livelihood for majority of this population. तो बोला है साहब, रिवर में बहुत सारी चीज़ें होती है, इससे बिजली बना लेते हैं, इससे खेती कर लेते हैं हम, और पहले रिवर से ही पीने का पानी मिलता है, रहने के लिए सारी। तो पहले वाली जो सारी की सारी सभ्यताएं थी वो भी नदियों के तटों पर ही बसी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी लोगे तो सरस्वती नदी के तट पे बटी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पे बटी, तो बसी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा रिवर पॉल्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, इसके ऊपर गाना भी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो पापियों के पाप से तो पता नहीं गंगा मैली हुई है नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने जरूर मैली कर दी उसमें प्रदूषण कर करके, पॉल्यूशन कर करके। तो उसी रिवर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर. As a result, more and more of the water is being drained out of the river, reducing the volume. On the other hand, the heavy load of untreated sewage and industrial effluents are impeded into the rivers. क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा पानी की डिमांड बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को पानी चाहिए। दिल्ली में तुमको जितना पीने के लिए पानी, दिल्ली का मतलब दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली रोजीना हर दिन तुमको जितना पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए, वो चाहिए भाई, उसमें कोई नहीं कर सकते। तो लोग पानी तो बहुत ले रहे हैं रिवर से, तो उससे रिवर का पानी कम हो रहा है। अब देखो रिवर का पानी कम होगा तो उससे क्या होगा, एक तो बहुत तेज रिवर बह रही है, एक तो तुम देखो कचरा है कहीं पे, उसको पे पिचकारी मारो जोर से तो कचरा हट जाएगा, एक तुम धीरे धीरे पानी उस पर डाल दो, कचरा नहीं हटेगा, वो कचरा वहीं पड़ा रहेगा और बढ़ता रहेगा फिर। तो उसी तरीके से पहले रिवर बहुत तेज आती थी, तो कचरा लोग डालते थे तो कचरे को बहा ले जाती थी। लेकिन अब लोग बीच में बांध बनाने लग गए, बीच में रिवर का पानी निकालने लगे, तो वो कचरा बहा नहीं पाती। और अब क्या कर रहे हो तुम, उसकी स्पीड तो तुमने कम कर दी पानी निकाल के बीच में, और तुमने कचरा डालना ज्यादा कर दिया। अनट्रीटेड, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज का वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, फैक्ट्री का वेस्ट उसमें तुम डाल रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, दिस इज रिजल्टिंग इन रिवर पॉल्यूशन. This affects not only the quality of the water but also the self-cleansing capacity of the river. तो self cleansing capacity वही होती है कि फास्ट फ्लोइंग रिवर अपने प्रेशर से जो है अपने कचरे को हटा के और समुद्र में ले जाके फेंक देगी और अपने आप को साफ रखेगी, बट यू आर रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ द वाटर एंड दैट इज रिड्यूसिंग द सेल्फ क्लीनिंजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर एंड दैट इज रिजल्टिंग इन द रिवर पॉल्यूशन. For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate the pollution load within 20 kilometers of large cities. But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen. And the pollution level of many rivers has been rising. Concerns over the rising pollution in our rivers led to the launching of various actions plans and to clean the rivers. Have you heard about the such action plan? एक था क्लीन गंगा प्लान हमने लेके आया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी रिवर्स में बड़ी पोल्यूशन हो रहा है, एंड देन वी आर लॉन्चिंग वेरियस प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स, बट द प्लान्स आर नॉट बीइंग फ्रूटफुल. उनमें जो है फल उनका हमको मिल रहा नहीं है, वो इतने अच्छी तरीके से काम नहीं करे। आज भी रिवर बहुत गंदी है. आपने छठ पूजा के टाइम पे देखा होगा दिल्ली में यमुना का हाल, कितने बुरे झाग रहते हैं उसमें. So what we are doing, that rivers are our lifeline. Rivers are our lifeline and we are cutting our lifeline ourselves. तुमको पता है पानी बिना तुम जी नहीं पाओगे. तुम गुड़गांव के महंगे अपार्टमेंट में रह बिना जी सकते हो, तुम एक जंगल में भी जी सकते हो, बट इफ यू विल नॉट हैव वाटर देन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट पॉल्यूटिंग दैट वाटर. पता नहीं इंसानों को क्या हो गया, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो गया, पर भाई समझो, nothing is important. Money is not important. Living in a city is not important.
your luxurious items, all those kind of things are not important. The thing which is important are just the basic things. Roti, kapda, makan, pani. These are the basic things. So if each and everyone will be able to get these things for a long period of time, that only we can call it the sustainable development. But if you are using those things, you are enjoying those things, you are spending a lot of money, you are wasting a lot of resources, and you are not letting your future generations to live on this planet Earth happily and with the unpolluted environment and unpolluted water, then what you are doing is called injustice. And I can just request you to stop this injustice and think about the nature, think about the future generation, think about the sustainable development. If you'll think about that, then only we can survive on this planet. Otherwise we will destroy this planet as same as we destroy the Mars. Some people I don't know whether this theory is correct or not, but some people are saying that humans were earlier living on Mars and they destroyed it, same as we are now currently in the process of destroying the planet Earth. They destroyed the Mars and then they came back on the Earth, and now they are trying to destroy the Earth. When they will completely destroy this planet, then they will go to another planet to destroy that. Okay, so this is this is how the humans operate. So that's now for today. You can see the number one written above my head. You can click that and can subscribe to this channel. You can also like the video and can share the video. Thank you very much for watching the video. Have a good day. See you in the next class. Thank you very much. Have a good Sunday.